नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी गोलीबारी के बाद खाली कराए गए 5 गांव। नौशेरा में 2 नागरिकों की मौत। अनिश्चितकाल के लिए स्कूल बंद, मुख्यमंत्री ने जताई चिंता। साइबर हमले से हिले यूरोप और भारत समेत 100 देश। बीते 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटरों पर निशाना साधा गया। G7 देशों का सख्त नीति पर जोर। चीन के वन बेल्ट एंड रोड सम्मेलन में भारत नहीं होगा शामिल। पाक अधिकृत कश्मीर में आर्थिक गलियारे का विरोध। रूसी राष्ट्रपति समेत 29 देशों के प्रमुख करेंगे शिरकत। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर 10 मजदूरों की हत्या। बंदूकधारियों ने बनाया निशाना। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत बना रहे थे सड़क। नेपाल में 2 दशक बाद कल पहली बार पंचायत चुनाव। 2 चरणों में होगा मतदान। राजनीतिक स्थिरता बहाल करना मकसद। यूरोप और भारत समेत दुनिया के करीब 100 देशों में इस वक्त साइबर हमले से स्थिति खराब होती दिख रही है। रैनसमवेयर साइबर हमले ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटने की प्रतिबद्धता जताई जा रही है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस पर हुए सबसे तगड़े साइबर हमले के बाद पूरे देश में सनसनी मच गई। इससे मरीजों के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स पहुंच से बाहर हो गए हैं। ब्रिटेन ने इस हमले के बाद हिदायत जारी की, जिसमें कहा गया कि बेहद गंभीर मरीजों का ही अभी इलाज संभव है। बाकी मरीजों की जिम्मेदारी लेने में अस्पताल अभी टाल मटोल कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। वेबसाइट खुलने पर इस तरह के अलर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। रैनसमवेयर साइबर हमले के बाद एक प्रोग्राम ने हजारों जगहों के कंप्यूटर्स लॉक कर दिए और पेमेंट नेटवर्क बिटकॉइन के जरिए 230 पाउंड यानी करीब 19,000 रुपए की फिरौती की मांग की। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने इसे अंतर्राष्ट्रीय हमला करार दिया है। We're aware that a number of NHS organisations have reported that they have suffered from a ransomware attack. This was not targeted at the NHS. It's an international attack and a number of countries and organisations have been affected. माना जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा रैनसमवेयर हमला है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि भारत भी साइबर हमले की चपेट में है। सबसे पहले स्वीडन, ब्रिटेन और फ्रांस पर ये हमले हुए, लेकिन चंद घंटों के भीतर दुनिया के हर कोने से ऐसी शिकायतें देखने को मिली। यूरोप, पूर्वी एशिया, अमेरिका तो इससे बुरी तरह प्रभावित है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की तकनीक चुराकर इस हमले को अंजाम दिया गया। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में 75,000 से ज्यादा हमले की पहचान की गई, जबकि 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स को इस हमले में निशाना बनाया गया। इस बीच इटली में चल रही G7 की बैठक में सभी देशों ने एक सुर में इस हमले से निपटने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। G7 देशों ने साझा बयान जारी कर कहा कि वे इसे बड़ा खतरा मानते हैं और इसके लिए वैश्विक नीति बनाने की सख्त दरकार है। ये मानव मात्र के इतिहास में सबसे बड़ा रैनसमवेयर अटैक है। इतनी बड़े पैमाने पर इसको प्लान किया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया है कि कई बार तो आश्चर्य भी आपको होता है। कारण ये है कि 99 राष्ट्रों को आप टारगेट कर चुके हैं और अभी गिनती बाकी है। पूरी दुनिया के IT विशेषज्ञ कंप्यूटर्स को इस हमले से बचाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। दुनिया के कई सरकारी विभागों का काम पूरी तरह ठप पड़ा है। भारत के भी कई शहरों में लोगों को भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। यूक्रेन और ताइवान में भी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है और स्वीडन ने भी इस हमले के बाद अपनी पीड़ा साझा की है। माना जा रहा है कि इसमें जो रैनसमवेयर इस्तेमाल किया गया है उसका नाम वानाक्राई है। आपको बता दें कि रैनसमवेयर वो मालवेयर है जो किसी कंप्यूटर में घुसकर उसके तमाम फाइल्स को लॉक कर देता है और बदले में फिरौती की मांग करता है। एक ये प्रोग्राम होता है रैनसमवेयर जो आपकी इजाजत के बगैर
आपके कंप्यूटर में घुसता है, आपकी जितने सारी जानकारियां, फाइल्स, डेटा है, उसको ताला लगा देता है और आपको कहता है कि वो ताले की चाबी आपको तब देगा जब आप $300 उसको देंगे बिटकॉइन के स्वरूप में एक पर्टिकुलर अकाउंट में। तो अगर तो आपने पैसे दे दिए तब तो आपको चाबी मिल जाएगी, नहीं दिए तो चाबी नहीं मिलेगी और फिर आपको अपने डेटा से हाथ धोना पड़ जाएगा। बीते 14 अप्रैल को शैडो ब्रोकर्स नाम के समूह ने इस मालवेयर को पहली बार ऑनलाइन किया था। इस समूह ने दावा किया था कि उसने अमेरिका की एनएसए से साइबर हथियार चुराया है। विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने इस हमले को रोकने में नाकाम रहने के लिए एनएसए को जिम्मेदार ठहराया है। स्नोडेन ने कहा कि एनएसए को ऐसा मालवेयर बनाने से बचना चाहिए था। आज पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं अपार गुप्ता, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। अपार, जिस तरीके से ब्रिटेन के साथ मैं कहूँ 99 देश और 40 से करीब संस्थाएं हैं जिन पर यह अटैक हुआ है, किस तरीके से देखा जाए और क्या माना जाए कि हम अब साइबर आतंकवाद के सबसे जो एक विभत्स रूप है उसको देख रहे हैं? देखिए, मैं इसे आतंकवाद नहीं बोलूंगा, पर मैं इसे चोरी बोलूंगा। ये देशों पे इतना प्रभावी नहीं है जितना ये इंडिविजुअल्स पे है, क्योंकि इसे रैंसमवेयर कहा जा रहा है। ये जो टूल्स चुराए गए हैं उसके बेसिस पे इंडिविजुअल्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। पर इसमें देखिए, देशों का भी कुछ जिम्मेदारी तो है ही। जैसे एडवर्ड स्नोडन ने हमें बताया, ये सारा सॉफ्टवेयर को साइबर हथियार बोले जा रहे हैं, क्योंकि ये एक सीक्रेट एजेंसी ने बनाए हैं टू टारगेट पीपल एंड देन इट्स लॉस्ट कंट्रोल। मतलब उनके हाथों से निकल गया और अब ये कोई भी मतलब ऑनलाइन क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल यूज कर रहे हैं। इसके अंदर दो चीजें महत्व रखती है। पहली चीज एक है कि देशों को जिम्मेदारी से ऐसे टूल्स बनवाने चाहिए और इनफैक्ट ये भी देखना चाहिए ऐसे टूल्स बनाए फ्यूचर में या नहीं बनाए। और दूसरा, इंडिविजुअल्स जो हैं उनके जो कंप्यूटर में है उनमें स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंक्रिप्शन होएगी तो कोई आपका डेटा चुरा के फिर आपको रैंसम नहीं कर सकता। मतलब अगर वो इंक्रिप्टेड होता है वो गुप्त रहता है, दूसरे देख नहीं सकते कि आपकी पिक्चर्स है कैसी हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, आपके वीडियोस कैसे हैं, वो सब इंक्रिप्टेड रहते हैं। तो ये दो चीजें, दो इम्पोर्टेंट महत्व फैसेट्स हैं जो अपार, सवाल ये है कि क्या इस तरह के हमलों से बचने के लिए हमारे पास टूल्स हैं और क्या इस तरह के क्रिमिनल्स को मैं कहूँ सजा देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास रूल्स हैं? सबसे पहला आपका जो प्रश्न है, इससे बचने के क्या क्या टूल्स हैं। देखिए, पहले तो साधारण वायरस जैसे आते थे हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो तो एंटीवायरस से निकल जाते थे। पर इन अटैक्स की जो सोफिस्टिकेशन है वो कुछ उससे आगे है। इसका कारण ये है कि जो अटैक्स हुए हैं वो एनएसए के सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हुए हैं, जो करीबन 3 से 6 महीने पहले कहा गया था कि प्राइवेट लोगों के हाथ में पड़ गया और वो इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इतनी अवेयरनेस भी नहीं है और इतना सॉफ्टवेयर भी नहीं है जो इसको पूरी तरह जानता है कि क्या अटैक है और उससे कैसे बचा जाए। पर मैं इसमें ये भी कहूंगा कि सब इंडिविजुअल्स को अभी जाके, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो सिक्योरिटी एडवाइस देती हैं, वो चेक करनी चाहिए और अपना कंप्यूटर को सही तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें कानूनी पक्ष क्या है। देखिए, भारत का कानून जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोविजन है जो इसको दंडनीय बनाते हैं। पर इसमें दिक्कत यह है कि ऐसे लोगों को पकड़ा कैसे जाए। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और इसी पे आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटी, कन्वेंशन कुछ होना चाहिए। मेरे को लग रहा है इस अटैक के बाद ये पहल शुरू होगी। हमें ये भी समझना चाहिए कि साइबर स्पेस जो है, चाहे उसे 15 साल 20 साल हो गए हुए,
वो इस तरीके से इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया। भारत में जैसे अब हर दूसरा पर्सन के पास एक स्मार्टफोन है जिसपे वो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं एसएमएस की जगह, मेरे को लगता है कि भारत सरकार को भी इसकी पहल शुरू करनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसी कन्वेंशन होनी चाहिए जिससे इंडिविजुअल्स अपना डेटा सुरक्षित सेफ और सिक्योर रख सके। बिल्कुल अपर, बहुत अहम होगा। और जिस तरीके का ये साइबर हमला है उसके बाद ज़रूर ऐसी उम्मीद दिखती है कि दुनिया के तमाम देश शायद एक मंच पर आकर एक ट्रीटी साइन करें और इसके खिलाफ एक बड़े कानून को धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आज जम्मू कश्मीर की, जहां पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन तीसरे दिन भी चलता रहा। शनिवार को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी की गई और मोर्टार दागे गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हुए। हालात को देखते हुए नियंत्रण रेखा के पास सभी स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। 5 गांवों को खाली कराया गया है। उधर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी हालात पर चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान से भारी फायरिंग के बाद बंकरों में छिपते लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त गोलीबारी की। नियंत्रण रेखा पर नौशेरा सेक्टर में उसने सैन्य शिविरों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। भारतीय जवानों ने इसका माकूल जवाब दिया। गोलीबारी से सीमाई इलाकों में दहशत है। दहशत का माहौल है। इतनी जब शेलिंग होती है, इतनी हैवी शेलिंग, तो हमने मतलब करगिल के टाइम भी जब शेलिंग थी तब भी इतनी शेलिंग नहीं हुई है। एक तो ये इस मकान के पास बिल्कुल पड़ा है जिसमें हमारा भयंकर और मकान भी पूरा हिल गया। बहुत जबरदस्त, हम तो बाहर निकल नहीं सकते। इससे पहले एक रात को फायर हुआ है कि जिसकी बुरी हालत हमारी हुई है। राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास सभी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई राहत शिविर बनाए गए हैं। 25-26 विलेजेस हमारे अफेक्टेड हैं नौशेरा में, जिसमें 8 में हैवी शेलिंग रिपोर्ट की गई है। सुबह से 2 लोगों की डेथ हुई है और 3 इंजर्ड हैं, जिसमें से एक क्रिटिकली इंजर्ड को जम्मू रेफर किया। अभी हमने 4 रिलीफ कैंप एस्टैब्लिश किए हैं और 26 आइडेंटिफाइड हैं। अगर ज्यादा इवैक्यूएशन हमें करनी पड़ती है, शेलिंग जब कम होती है, तो और लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी हालात पर चिंता जताई है। पिछले कई दिनों से फायरिंग हो रही है। पहले एक लेडी की डेथ हो गई, फिर दूसरी आज और डेथ्स हो गई हैं। इस वक्त ये अफसोस की बात है और मैंने हमेशा से हमारा ये मानना है कि जंग और कन्फ्रंटेशन, इस तरह से गोलाबारी से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है हमारी रियासत का होता है, हमारे लोगों का होता है। मिलजुल के, जैसे वाजपेयी जी के टाइम में हमें मिलजुल के एक दूसरे के जो हम हमसाया हैं, मिलजुल के रहने की आदत डालनी पड़ेगी और अमन से रहने की आदत डालनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में 3 दिन से संघर्ष विराम उल्लंघन का ये तीसरा मामला है। शुक्रवार को अरनिया इलाके में पाकिस्तान रेंजर्स ने गोलीबारी और मोर्टार दागे। इसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। गुरुवार को नौशेरा सेक्टर में हुई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई थी। उधर शनिवार को त्राल में सेना के काफिले पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमला सेना के गश्ती दल पर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण कश्मीर में 100 आतंकवादी सक्रिय और सेना इन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। सेना के वेक्टर फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल BS राजू ने आज ये खुलासा किया। यही फोर्स दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सैन्य अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज किया है कि कश्मीर के हालात नियंत्रण से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि हालात पूरी तरह से काबू में हैं। उन्होंने बताया है कि शोपियां जैसा ऑपरेशन उन्हीं इलाकों में किया जाएगा जहां सेना के काम में कुछ लोग हस्तक्षेप करते हैं। शोपियां में बीते दिनों सुरक्षा बलों ने एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया था। दरअसल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, कुलगाम में कई आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें बैंक लूटने से लेकर पुलिस के हथियार लूटने तक शामिल हैं। In South Kashmir, presently we have approximately 100 plus is the strength of the militants, most of which are local militants, and we are also ensuring that this new recruitment is prevented. A lot of proactive operations are taking place. We are engaging with the population. We are engaging with the families of people. और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार
सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आम आदमी पार्टी के बागी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ अनशन करने पहुंचे विधायक संजीव झा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। संजीव झा ने कपिल से केजरीवाल पर लगे आरोपों पर सबूत देने या फिर माफी मांगने की मांग की है। कपिल ने कहा कि वो रविवार को केजरीवाल के खिलाफ एक और खुलासा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बागी विधायक कपिल मिश्रा के अनशन का जवाब अनशन से देने की तैयारी की है। बुराड़ी से पार्टी विधायक संजीव झा ने अनशन करने का फैसला किया। इस कड़ी में वो शनिवार को राजघाट पहुंचे। यहां से वो कपिल मिश्रा के घर के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगर वो सच पाया गया तो मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो पूरे देश की जनता से, कार्यकर्ता से, पार्टी से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कपिल मिश्रा के अनशन को बीजेपी की साजिश बताया। मैं अब ये देख रहा हूँ कि एक बीजेपी प्रायोजित अनशन चल रहा है, उसको पूरा पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, उसको सारे सेफगार्ड्स मिल रहे हैं। अनशन के चौथे दिन कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर रविवार को होने वाले खुलासे के बारे में चेताया। बस इतना कह सकता हूं कि कल के खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल जी कुर्सी पर बैठे रहने की नैतिकता खो देंगे। कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के दूसरे नेताओं से विदेश यात्रा का ब्यौरा देने की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बैठक कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सरकार ने फैसला किया है कि ब्रूफिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी अस्पतालों में 10 से 20% बेड बढ़ाए जाएंगे। इस बार भी फीवर क्लिनिक खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिख केंद्र में अस्पतालों में 10% बिस्तर रिजर्व रखने की अपील की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डेंगू और चिकनगुनिया पर रोकथाम के लिए सरकार के उपायों पर नाराजगी जताई थी। एनजीटी ने इसके लिए लोकल कमिश्नर नियुक्त किए हैं। पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने का निर्देश सीएम साहब ने दिया है कि कैसे पूरी दिल्ली को मच्छर युक्त बनाया जाए। अभी प्रिवेंटिव मेथड्स में सीएम साहब ने 3-4 इश्यूज सब अधिकारियों को कहा है कि एक तो पिछले साल जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेट्स फिक्स किए थे कि कोई भी मरीज़ अगर डेंगू, चिकनगुनिया या इस तरह की कोई डिसीज़ की संभावनाओं के साथ आता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स एब्सर्ड चार्जेस ना करें, उसके रेट्स फिक्स किए थे पिछले साल, तो उसके रेट्स इस बार फिर से फिक्स किए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार शनिवार को बिना बैग बच्चों को स्कूल बुलाने पर विचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर विचार हुआ। छात्र शनिवार को केवल रचनात्मक कार्यों से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, जिसमें शिक्षकों की भागीदारी भी होगी। राज्य सरकार के मुताबिक इस फैसले से छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद सुधरेगा। पढ़ाई के बढ़ते बोझ को कम करने के लिहाज से भी सरकार इसे एक बेहतर कदम मान रही है। हरियाणा के रोहतक में एक महिला के साथ गैंगरेप और उसके बाद शव को शत-विशत करने का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 आरोपियों सुमित और विकास को गिरफ्तार किया गया है। सुमित पीड़िता को पहले से जानता था। पुलिस के मुताबिक वो तलाकशुदा थी। 9 मई को उसे सोनीपत से अगवा कर रोहतक ले जाने के आरोप हैं। पीड़िता के माता पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दुष्कर्म करने और उसके बाद पत्थर से उस पर वार किया और गहरी चोटें आई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को और कड़ा करने पर विचार करने की अपील की है। ये बॉडी जो है पुलिस को 2 दिन के बाद वहाँ रिकवर हुई है
रोहतक पुलिस को, और जो कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी डॉक्टर देंगे, लेकिन जिससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी एनिमल ने भी जो है बॉडी के साथ जो है छेड़खानी की है और उसको बॉडी को काटा है। पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को जवाब देने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ ने इस मामले पर विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 2 दिन तक बैठकें की। अख्तर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने पाकिस्तान का पक्ष रख सकते हैं। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने हाल ही में भारतीय नागरिक कुलभूषण को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। Pakistan has said that they will not abide by what the International Court of Justice is saying. The sentence, the stay order brought by International Court of Justice, they will not abide by it. Only just 2 days back, America also has warned Pakistan that they should restrict they should finish off all the activities what they are carrying on against India. विजय माल्या के प्रत्यर्पण की सुनवाई 13 जून तक टल गई है। ये मामला ब्रिटेन की अदालत में है। पहले सुनवाई 17 मई को होनी थी। ब्रिटेन की अभियोजन एजेंसी ने कहा कि वो भारत सरकार की ओर से दलील देगी। माल्या पर देश के 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड सम्मेलन में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। हालांकि भारतीय स्कॉलर बैठक में शामिल होंगे। पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बन रहे चीन के आर्थिक गलियारे के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है, जिसमें 29 देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में चीन और दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बीजिंग कल दोनों देशों को मनाने में सफल रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के काम में तेजी लाने के लिए दोनों देशों के बीच 3 समझौते हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और चीन के प्रधानमंत्री ली काशांग ने परियोजना में तेजी लाने पर सहमति जताई है। चीन और पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह को तेजी से विकसित पर भी सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच रविवार से 2 दिवसीय बेल्ट और रोड फोरम पर बैठक होने वाली है और इस बैठक से ठीक पहले $46 अरब की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर बनी सहमति को भी अहम माना जा रहा है। ग्वादर बंदरगाह के अलावा 19 किलोमीटर लंबी पूर्वी तटीय एक्सप्रेसवे बनाने पर चीन और पाकिस्तान एकमत हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा असल में चीन की महत्वाकांक्षी सिल्क रोड परियोजना का हिस्सा है, जिसके जरिए चीन पाकिस्तान होते हुए मध्य पूर्व के देशों के साथ सीधे व्यापार करने में कामयाब होगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज बंदूकधारियों ने 10 मजदूरों की हत्या कर दी है। ग्वादर बंदरगाह पर ये मजदूर सड़क बनाने के काम में लगे थे। ये सभी सिंध प्रांत से हैं। 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हुई। घटना के बाद बंदूकधारी भाग गए। ये बंदरगाह चीन की मदद से बनाया जा रहा है और ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। दो दशक बाद नेपाल एक बार फिर पंचायत के चुनावों के लिए तैयार है। रविवार को शुरू हो रहे इन चुनावों को नेपाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के 7 प्रांतों में 2 चरणों में वोटिंग होगी। रविवार यानी 14 मई को 3 प्रांतों में मतदान होगा। पहले दौर में 49 लाख मतदाता वोट डालेंगे, जबकि दूसरे दौर में 4 प्रांतों के 14 जून को मतदान होगा। आपको बता दें कि बीते 15 साल से वहाँ पर स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुए थे। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता को ठीक करने के लिए चुनाव बेहद अहम हो सकते हैं। 15 साल पहले मई 1997 में ये चुनाव होने थे, लेकिन माओवादी संघर्ष के चलते ऐसा नहीं हो सका था और उसके बाद नेपाल में राजनीतिक स्थिरता नहीं रह पाई, लिहाजा हर बार चुनाव टलते रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नेपाल में स्थानीय विकास और नाराजगी को दूर करने के लिए चुनाव अहम है। वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े ग्रीन हब फिल्म फेस्टिवल का असम के तेजपुर में आगाज हुआ। फिल्म महोत्सव में न सिर्फ बेहतरीन फिल्में दिखाई जा रही हैं, बल्कि पर्यावरण को बचाने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं ग्रीन हब और उनके जीवन में कैसे बदलाव ला रहा है। यह है 22 साल का तमवांग कोन्याक।
तेजपुर के कोन्याक को कुछ दिन पहले ही ग्रीन हब के तीसरे बैच की फेलोशिप के लिए चुना गया। कोन्याक को वन्य जीव और पर्यावरण से इतना लगाव है कि 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर वो फिल्म बनाने में जुट गया। I'm the third batch in this Green Hub organizations, and it is so privileged. It is so happy to see many people with different faces, different colors, and it's amazing. We are having a good time right now. फेलोशिप पाने वाले कोन्याक इकलौते नहीं हैं, बल्कि पहले के 2 बैच से फिल्म बनाने की बारीकियां सीख चुके हैं। इनमें से कुछ फिल्मों को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इन सब का मानना है कि ग्रीन हब ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। मेरा जो काम है उस काम को आगे बढ़ावा देने के लिए मैं यहाँ आया था। मुझे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता नहीं था। कैमरा का काम जानता था पहले भी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्या है और किस हद तक इसे हम ले सकते हैं, ये ग्रीन हब से हमें मिला है। 2.5 मंथ ट्रेनिंग हुआ हम लोग का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का। उसके बाद हम लोग को 15 डेज के लिए घर भेजा। उसके बाद हम लोग अपना डिपार्टमेंट में जाके कैसे करना है कैसे नहीं करना है डिस्कस करने के बाद हम लोग उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्री करने के लिए शुरू किया। इस महोत्सव में युवा फिल्मकारों की कई फिल्मों का प्रदर्शन हुआ, जिसकी जाने माने फिल्मकारों ने सराहना की। Boys and girls from remote corners from all over Northeast, they are looked after. They are given cameras to work for wildlife, and it's amazing. अभी धीरे धीरे आई थिंक 2 साल में ही लोगों को इसका वैल्यू तो थोड़ा लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है। एंड तो डेफिनेटली एक फेलोशिप जो हम लोग ने शुरुआत की थी, अभी इसका आई थिंक फ्यूचर भी काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि काफ़ी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। ग्रीन हब की ओर से पूर्वोत्तर के दूर दराज के इलाकों से 20 युवा फिल्मकारों को फेलोशिप दी जाती है। तेजपुर से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।